राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज फिजी दौरा। न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी। कैबिनेट की मिलेगी मंजूरी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। ME1 ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। पार्टी में 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी। 7 अगस्त को MVA की बैठक। मराठा आरक्षण का मामला फिर पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट। मराठा आरक्षण मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज शुरू होगी आखिरी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर आज करेगा सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर बिहार से। वैशाली में हाजीपुर में दर्दनाक दर्दनाक हादसा। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत। आठ कांवड़ियों की मौत, 9 गंभीर रूप से झुलसे। 8 कांवड़ियों की मौत, 6 गंभीर रूप से झुलसे। बिजली विभाग ने नहीं उठाया फोन। लोगों ने आक्रोश। सभी झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। हादसे में मृतक कांवड़िए जेठुई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्यारह हजार हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डीजे। 8 कांवड़ियों की मौत, 6 गंभीर रूप से झुलसे। हादसे में मृतक कांवड़िए जेठुई गांव के निवासी बताए गए हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट की मंजूरी। आज संसद में बिल ला सकती है सरकार। दिल्ली से वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी। आज संसद में बिल ला सकती है सरकार।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मिली मंजूरी। आज संसद में बिल ला सकती है सरकार। दिल्ली से खबर, वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी। आज संसद में बिल ला सकती है सरकार। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मिली मंजूरी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज हंगामेदार सदन देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर बिल ला सकती है सरकार, इसको लेकर मोदी सरकार या फिर एनडीए की सरकार के लिए कहा जाए तो 5 अगस्त बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि केंद्रीय सरकार की तरफ से जब भी लोकसभा में कई बिल पेश किए या कई बिलों के संशोधन की बात की गई या फिर कोई नए मुद्दे को बड़ा से बड़ा मुद्दा 5 अगस्त तारीख को ही अक्सर देखने को मिला है कि संसद में लाया गया और इस पर पेश करते ही सदन में हंगामा देखने को मिलता है। आज भी कुछ उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 अगस्त को वक्फ बोर्ड पर के बिल की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दी गई। उम्मीद की जा रही है कि जब आज लोकसभा के सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को सदन पर के पटल पर रखा जा सकता है और इस बिल को पास कराने की मोदी सरकार पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के देश के तमाम शहरों में तमाम हिस्सों में पड़ी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कहा जा सकता है पॉश इलाके की संपत्तियां हैं। तो सरकार इस बिल को लाकर उन संपत्तियों को दूसरे तरह से इस्तेमाल करने की योजना बना सकती है, जिनमें यह है कि सरकार इस्तेमाल कर सकती है, सरकारी भवनों का निर्माण किया जा सकता है, सरकार किसी और तरीके से इनका इस्तेमाल करने के लिए इस बिल को ला रही, क्योंकि इन तमाम संपत्तियों को लेकर संशोधन बिल जो 2 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में पास किया गया, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में पास हुए कैबिनेट के बिल को आज लोकसभा के सदन के पटल पर रखने की उम्मीद है और इसको आज पास कराना भी जा सकता है। इस दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के तरफ से तो इसके विरोध करने की एक आवाज अभी पीछे से सुनाई दे रही है, लेकिन सदन में खुलकर कौन विरोध करेगा, कौन विरोध नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस के तरफ से भी अभी खुलकर विरोध करने की कोई ऐसी सुगबुगाहट सामने नहीं आई। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को आज लोकसभा के सदन में पेश किया जा सकता है उसमें आज हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश के बीच एक बहुत अहम खबर एक और आ रही है। और इसी बीच दिल्ली से एक और अहम खबर आ रही है। एमसीडी में एल्डर्स मैन को नामित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर तब सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो ये भी एक अहम मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए। अखिलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दिल्ली सरकार एमसीडी का मामला है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
एल्डरमैन को नामित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आज कार्रवाई शुरू होगी, दिल्ली के राज्यपाल के नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने को लेकर पहले जो फैसला किया गया था, इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और पिछली सुनवाई 17 मई को हुई थी। 17 मई को सुनवाई के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और उस दिन ये कहा गया था इस पर 5 अगस्त 2024 को फैसला सुनाया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एल्डरमैन नामित करने को लेकर नगर निगम में जो आज सुनवाई होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला इसलिए ज्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि एल्डरमैन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार की तरफ से दिया गया था, जबकि इसको एलजी की तरफ से नामित करने का फैसला लिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है तो एलजी की जीत होती है या फिर केजरीवाल की जीत होती है। लेकिन राजनीति इसमें जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर नगर निगम में सरकार है, मेयर आम आदमी पार्टी के शैली ओबराय है और लगातार उन सभी के द्वारा विरोध किया जाता है कि नगर निगम में एल्डरमैन नामित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एलजी ने इसको नामित किया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की सरकार गई थी और इस फैसले को एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई है आज। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई, सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ करेगी सुनवाई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता बने हुए हैं। आज मनीष सिसोदिया की जमानत की अगर बात की जाए तो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अखिलेश, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आम आदमी पार्टी से लेकर मनीष सिसोदिया से जुड़े सभी लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या फिर जेल में ही रहना होगा। BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच आज इस मामले को सुनवाई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया था। पिछले साल इनकी गिरफ्तारी हुई। करीब 1 साल से अधिक का समय तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं मनीष सिसोदिया। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज हुई थी। इस याचिका को खारिज हुई याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। उनके वकील की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। अब ये देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जेल मिलती है या फिर बेल, यानी दोनों फैसले बेहद अहम होंगे। अगर वो उनको जेल में रहने का इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और जमानत याचिका पर जो लगाई गई है चुनौती दी है, वो हाई कोर्ट की जमानत याचिका का फैसला जो आया था वो बरकरार रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज करके मनीष सिसोदिया को बेल दे देती है, ये देखना होगा आज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा। आज सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करेंगे समीक्षा। जिले के विकास और मंडल की समीक्षा करेंगे। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में होगा मंथन। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजमंगल सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजमंगल, अगर बात की जाए तो आज लगभग 4 घंटे जिले में रहेंगे और तमाम बैठक और योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ 8:30 बजे पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर लैंड करेंगे और 10:40 को सर्किट हाउस पहुंच करके और उसके बाद में वहां समीक्षा बैठक करेंगे। पहले वो जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद में कलेक्ट्रेट में वो मंडल स्तरीय है बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मंडल स्तरीय की बैठक करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 4 घंटे का उनका गोंडा में आज का प्रोग्राम है। ऐसे में जिला प्रशासन है तो पूरी तरह से अपनी व्यवस्था बना लिया है, सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे में जो गोंडा में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है उसका भी वो समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे, उसका भी हाल जानेंगे। फिलहाल गोंडा में अभी तक जो है तैयारियां कर ली गई है और बाद मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजमंगल, तमाम जानकारी के लिए आपका। मंडल स्तर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 4 घंटे गोंडा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कावल रूट पर नेम प्लेट विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की होगी सुनवाई। यूपी सरकार के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी रोक। सरकार के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। दिल्ली से खबर, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दुकान मालिकों के नाम बताने की जरूरत नहीं। सरकार के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। खबर लखनऊ से है। राज्य विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कई विधायक। लखनऊ से खबर, राज्य विधानमंडल के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कई विधायक। यूपी से 7 विधायक आज जाएंगे अमेरिका। भाजपा के रमेश चंद्र, राजेश चौधरी, राजीव सिंह जाएंगे। यूपी से 7 विधायक आज जाएंगे अमेरिका। भाजपा के रमेश चंद्र, राजेश चौधरी, राजीव सिंह जाएंगे। संजय शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, प्रिंस सिंह और डॉक्टर शुर जाएंगी। 6 से 8 अगस्त तक शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। लखनऊ से खबर, राज्य विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे यूपी के 7 विधायक। अयोध्या से खबर है, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। 12:30 बजे भदरसा कांड की पीड़िता से करेगा मुलाकात। अयोध्या से खबर, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। 12:30 बजे भदरसा कांड की पीड़िता से करेगा मुलाकात। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जाएंगे सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या से खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बहुत अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे। कई दिनों से यासिर अहमद भट्ट घर से लापता। यासिर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए पोस्टर।
दिल्ली आज जम्मू कश्मीर के हाई अलर्ट पर एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे। कई दिनों से यासिर अहमद भट्ट घर से लापता। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। आपका स्वागत है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। अयोध्या से खबर, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। 12:30 बजे भदरसा कांड की पीड़िता से करेगा मुलाकात। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जाएंगे सभी। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। अयोध्या में भदरसा कांड पीड़िता से करेगा मुलाकात। साढ़े 12 बजे भदरसा कांड की पीड़िता से करेंगे मुलाकात। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जाएंगे सभी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। माफ करिए, उससे पहले रायबरेली से खबर आपको बता रेल कोच प्रधान वित्त सलाहकार पर छिड़खानी का आरोप। रेल कोच के प्रधान वित्त सलाहकार पर छिड़खानी का आरोप। रेल कोच में तैनाती के दौरान का मामला। निजी सचिव के पद पर तैनात रही महिला ने लगाया आरोप। प्रयागराज की रहने वाली महिला ने कोर्ट में लगाई थी गुहार। प्रधान वित्त सलाहकार ने ड्यूटी में की थी महिला से छेड़खानी। रेल कोच के प्रधान वित्त सलाहकार पर मुकदमा दर्ज। आरोपी प्रधान वित्त सलाहकार का हो गया रिटायरमेंट। खबर लखनऊ से है। बिजली दरों को लेकर राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज। लखनऊ से खबर, बिजली दरों को लेकर राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज सुबह 11:30 पर विद्युत नियामक आयोग में होगी बैठक। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का दिया है प्रस्ताव। विद्युत उपभोक्ता परिषद दरों में कमी को लेकर रखा जा सकता है पक्ष। उपभोक्ता परिषद का बिजली कंपनियों पर फिजूल खर्ची का आरोप। विद्युत उपभोक्ता परिषद दरों में कमी को लेकर रखा जा सकता है प्रस्ताव। उपभोक्ता परिषद का बिजली कंपनियों पर फिजूल खर्ची का आरोप। विद्युत उपभोक्ता परिषद दरों में कमी को लेकर रखा
रखा है प्रस्ताव। सुबह 11:30 बजे विद्युत नियामक आयोग में होगी बैठक। गुरुग्राम में आज उसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बताएं। जिंद में बीजेपी का अभिनंदन समारोह। मोहनलाल बडौली का किया जाएगा अभिनंदन। चंडीगढ़ जिंद में बीजेपी का अभिनंदन समारोह। मोहनलाल बडौली का किया जाएगा अभिनंदन। ब्राह्मण धर्मशाला में अभिनंदन समारोह का आयोजन। मोहनलाल बडौली का किया जाएगा अभिनंदन। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पहुंचेंगे हिसार। शाम 4 बजे मोहनलाल बडौली करेंगे प्रेस वार्ता। पार्टी के आगामी चुनाव के कार्यक्रम की देंगे जानकारी। कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा भव्य स्वागत। पार्टी के आगामी चुनाव के कार्यक्रमों की देंगे जानकारी। कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा भव्य स्वागत। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट मंत्री की अहम बैठक आज। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। सुबह 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी करेंगे बैठक। चंडीगढ़ से खबर। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। सुबह 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। मानसून सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम में आज कामगार अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय बान व राज बब्बर भी पहुंचे। सभी ने अपने संबोधन में बीजेपी से 10 साल के कार्य का हिसाब मांगा। सम्मेलन में कामगार भारी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन कामगार नेता अमित यादव ने किया था। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि जब मैंने 2014 में सरकार छोड़ी थी, उस समय हरियाणा खेलों से लेकर रोजगार के मामले में नंबर 1
होता था। हुड्डा ने कहा कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है, युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल युद्ध में लेबर के काम करने के लिए भेजे जा रहा है, चुनाव में जनता को हिसाब देना पड़ेगा। का प्रतिनिधि करने वाले साथीगण, यूनियनों का प्रतिनिधि करने वाले हमारे साथी यहाँ पर आए थे। 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पे थे और पिछले लंबे अरसे से हमारा मैनिफेस्टो जो पार्टी का बन रहा था उसमें भी कांग्रेस पार्टी का, उसमें तमाम ट्रेड यूनियनों के माध्यम से जो हमारी पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा जो हमारी मांगे हैं और जो हमारा संघर्ष है, उन मुद्दों को हमने मैनिफेस्टो कमेटी में भी रखा था। और आज हमारे तमाम कामगार प्रतिनिधियों ने जो हमारी मुख्य 12 मांगे हैं उनको माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो अभी विपक्ष के नेता हैं, और पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के समक्ष रखा। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में इस समय महिला संबंधी अपराधों की कतार लगी हुई। लगातार क्षेत्र में महिलाओं एवं नाबालिग के साथ अपराधों की घटनाएं घट रही हैं। 15 जुलाई को क्षेत्र गांव में दुष्कर्म की घटना, 31 जुलाई को नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म, गांव में विधवा महिला से फोन पर अश्लीलता शिकायत करने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी। क्षेत्र में अपराधी बेखौफ हैं, तभी लगातार क्षेत्र में इस घटना घट रही है। जिम्मेदार इन अपराधों को रोकने में सफल साबित नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की संयुक्त सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन जगधारी से बसपा उम्मीदवार दर्शन लाल खेड़ा द्वारा किया गया था। इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी डमी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आज भी मनोहर लाल खट्टर ही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना कोई बात नहीं है, सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। तो तब्दील हुई है। हमने तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और बैठक में ये माना जा सकता है कि दोनों पार्टियों के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने देखा है कि पूरा पंडाल भरा हुआ था और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर थे। एक संदेश है पूरे प्रदेश के अंदर कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोग कांग्रेस से भी दुखी है, भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां किस तरह से नूरा कुश्ती कर रही थी। अब लोगों को ये बात समझ आ गई कि नूरा कुश्ती करने वालों को पार करना पड़ेगा। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप में नंदी जैसी डिजाइन बाइक पर कांवड़ लेकर जा रहे महादेव के भक्त रतन कुमार निषाद। महादेव के भक्त रतन कुमार निषाद नंदी बैल के रूप में डिजाइन की गई मोटरसाइकिल पर प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ लेकर जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महादेव के भक्त रतन कुमार निषाद नंदी बैल के रूप में डिजाइन की गई मोटरसाइकिल पर प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ लेकर जा रहे हैं। रतन कुमार निषाद बीते 16 सालों से कांवड़ ला रहे हैं। गंगा जल को लाने के लिए बाइक की पिछली सीट को खास तरह से डिजाइन कराया है। हम तो करेलाबाद से निकले हैं कांवड़ लेकर के। हम सब जाएंगे
काशी विश्वनाथ। उसके बाद हम वहाँ से घर वापसी आएंगे और हम इसको 16 साल हो गया जाते हैं हमको। 5 साल से हम कांवर 5 साल तो सर पे लेके गए इनको। उसके बाद हम बैटरी जब ले लिया ना तो वजन हमको लगने लगा तो हमने स्टैंड बनवा लिया। आपने गाड़ी को नंदी बैल की तरफ बजा रखा है। तो हमने नंदी बैल ऐसे देखे थे टीवी में तो हमने नंदी बैल की गाड़ी बना लिए थे। हिंदू कैलेंडर के सावन महीने में भोलेनाथ के लाखों भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगा जल लाते हैं। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, पहले ही दे दी गई थी चेतावनी। वैज्ञानिकों ने कहा कोई नहीं दे सकता पूरी तरह सही जानकारी। इस रिपोर्ट को देखिए। केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन को इतिहास में दशक की सबसे बड़ी आपदाओं में दर्ज किया जाएगा। इस आपदा में रविवार को मरने वालों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है और 200 लोग अभी भी लापता हैं। वायनाड की इस त्रासदी ने राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 जुलाई को राज्यसभा में दावा किया कि केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन की 23 जुलाई से ही केरल सरकार को कई बार चेतावनियां भेजी गई थी और एनडीआरएफ की 9 टीमों को भी भेजा गया था। हालांकि अमित शाह की माने तो केरल सरकार ने आपदा से पहले भेजी गई केंद्र की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं केरल सरकार ने केंद्र की ओर से भूस्खलन संबंधी चेतावनी मिलने से इनकार किया है और कुछ मीडिया रिपोर्टों ने गृह मंत्री अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी CUST के वैज्ञानिकों ने कहा कि मौसम विभाग ने 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट 24 घंटों में 11.5 से 21 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की चेतावनी देता है, जबकि उस दिन वायनाड के चूरलमाला क्षेत्र में 37.2 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। So here, as far as the Wayanad incident is concerned, India Meteorological Department had alerted with orange alert prior to the event day, that is on 29th, and but nobody had thought of such a massive disaster. That is the problem. Causative factor for such a massive landslide was the exceptional rainfall, which no model could predict. If it is the scenario with any global institution, whether in India or abroad, such very dramatic events cannot be predicted well in advance. CUST वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल के सालों में कई प्रगति के बावजूद शुरुआती चेतावनी प्रणाली के लिए कुछ घटनाएं अब भी अप्रत्याशित बनी हुई हैं। Most of the time earlier we used to get lot of false alarms, but nowadays there are lot of improvements, definitely, because of dedicated observations and hi-fi models and improvement in computational facilities. Our predictions are improving, but not 100%. That is the problem. Especially with regard to extreme weather events, we are lacking. Small scale like the formation of cumulonimbus clouds and events of cloud burst, etc., are very difficult to be predicted, and that is what has happened in the recent mishap over Wayanad region. वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की चेतावनी में तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया, जिसकी वजह से वायनाड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। We can have a certain radar images and the radar nowcasting. It is known as nowcasting. So with the nowcasting, we will be able to predict with a certain accuracy, not 100% accuracy. But the problem is Wayanad is situated something like a 200 kilometer away from Cochin, where IMD is having a Doppler weather radar, and due to the curvature of the Earth's shape, we cannot scan the full depth of the clouds, and only the top portion can be obtained. So whatever reflectivity data we are getting from radar may underestimate the rainfall, whereas most of the its rain water containing part will be below the radar's scanning area. वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल फटने की चेतावनी जारी करना, जैसे कि वायनाड में हुआ और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ, बहुत मुश्किल है।
So predicting cloudburst, nowhere in the world there is no foolproof system available to predict this type of cloudburst, exact location of this type of cloudburst even few days in advance. There was a kind of hint for this type of rain events in the northern Kerala, but accurately predicting this, as I said, it's a very difficult problem. But at the same time, the normal landslide prediction is a difficult problem. Nowhere in the world there is no foolproof system available to predict the landslide, the exact location of the landslide. हालांकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2027 तक पृथ्वी पर हर देश को तेजी से होते मौसम और जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम बनाना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सवाल उठाती हैं कि क्या वो लक्ष्य पूरा होना संभव है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के पुजारियों और दूसरे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक उनके वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अन्य पुजारी और मंदिरों की सेवा में शामिल लोगों की सैलरी बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के पुजारियों और दूसरे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक उनके वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अन्य पुजारियों और मंदिर की सेवा में शामिल लोगों की सैलरी बढ़ाई गई है। जितने कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को बढ़ा दिया, पुजारी जो पुराने रहे उनको बढ़ा दिया, और नए पुजारी को अभी क्योंकि मंदिर बने नहीं है उनको अभी छुट्टी। कितना बढ़ाया आप लोग? हाँ, 3,500 हमारा बढ़ाया, इसे और लोगों को बढ़ाया, सभी को बढ़ा दिया है, कर्मचारियों को भी और पुजारियों को भी। कितना पहले आपको मिलता था? हमको मिलता था 35,000, इस समय हमें 38,500 मिलता है। मंदिर ट्रस्ट ने पहले मंदिर के लिए 20 अतिरिक्त पुजारियों को नियुक्त किया था। मुख्य पुजारी के मुताबिक पूरे मंदिर परिसर का निर्माण पूरा होने तक उन्हें अस्थायी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है। 20 अर्चक और ड्यूटी करते थे, उनका क्या? अभी वो उनकी छुट्टी दिया गया है, एक आध महीने के बाद उनके आएंगे और फिर उनकी नियुक्ति किया जाएगा। ये ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग होने के बाद में तब कम से कम ट्रेनिंग हो गई है उनकी, और इतना अब उनको फिर बुलाया जाएगा। और मंदिर अभी बनी रहे हैं और मंदिर जितने में है। अयोध्या में नए राम मंदिर का उद्घाटन इसी साल जनवरी में हुआ था। उसके बाद से हर दिन देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।